In last lecture, we made introduction on our subject direct tax. मैंने आपको ये बताया कि tax broadly classified into two categories: direct tax and indirect tax. Direct tax consists of corporate tax, income tax, wealth tax and others. Others में gift tax होता है बच्चों. लेकिन ये चार टैक्स में हमारा सिलेबस जो है ना, that deals with only income tax. हम लोग सिर्फ क्या पढ़ने वाले हैं? इनकम टैक्स. एंड दैट आल्सो इनकम टैक्स आल्सो ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सन. मेरी लाइन को फिर से सुनना. ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सन. मैं पार्टनरशिप फर्म का टैक्स नहीं निकालूंगा, मैं एचयूएफ का टैक्स नहीं निकालूंगा, मैं कोऑपरेटिव सोसाइटी का नहीं निकालूंगा, कंपनी का भी टैक्स का कैलकुलेशन नहीं करना है. वी हैव कैलकुलेशन ऑफ ओनली इंडिविजुअल. जो भी कैलकुलेशन होगा वो इंडिविजुअल लेवल का कैलकुलेशन होगा. बेसिक लेवल का टैक्स है. कभी ये मत समझना सर मेरे को 5th सेमेस्टर में टैक्स में 100 आउट ऑफ 100 आ गया, इसका मतलब आई एम मास्टर एंड फुल नॉलेज ऑफ टैक्स आई हैव गॉट फ्रॉम दैट सिलेबस. ऐसा नहीं होता है बच्चों. इवन टेक्स्ट बुक में भी दिए हुए प्रोविजंस और सेक्शंस हम लोग पूरे पढ़ने वाले नहीं है. विल गोइंग टू डील ओनली बेसिक एस्पेक्ट ऑफ टैक्सेशन. इन लास्ट लेक्चर आई सेड वन लाइन. मैंने लास्ट लेक्चर में एक लाइन बोला था, फिर से रिपीट कर दूं. इनकम टैक्स का कैलकुलेशन करना, इनकम टैक्स पेबल कितना होगा उसका कैलकुलेशन करना इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस. वो तो किसी को भी समझा सकते हैं हम लोग. मैंने बोला आपको, एक आर्ट्स और साइंस के बच्चे को भी हम लोग समझा दे, इवन 10th पास स्टूडेंट्स को भी अगर समझा दूं ना टैक्स का कैलकुलेशन कैसे करते हैं तो इजीली समझ में आ जाता है बच्चों. उसके लिए कोई मेहनत नहीं करना पड़ेगा. एक परसेंटेज होता है, स्लैब होता है, 5 लाख से लेकर 10 लाख तक, 0 से लेकर 5 लाख तक जीरो टैक्स, 5 से लेकर 10 तक परसेंटेज बढ़ते जाता है, बड़े उसको प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम कहता है. दैट्स नॉट अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस. हाँ, एमकॉम में फिर से ये टैक्स है तो वहां पर टैक्स का कैलकुलेशन करना है. फिलहाल तो आपको टैक्स का कैलकुलेशन नहीं करना. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर विच द होल सिलेबस इज फ्रेम्ड, क्या है वो पॉइंट जिसके लिए पूरा सिलेबस बनाया हुआ है? दैट इज कैलकुलेशन ऑफ नेट टैक्सेबल इनकम. नेट टैक्सेबल इनकम को कैसे कैलकुलेट करते हैं, बस उसी का कैलकुलेशन करने के लिए हमारा सिलेबस है. इनकम मतलब ये मत सोचना सर महीने का पगार 10,000 है मल्टीप्लाइड बाय 12 1,20,000 हो गया. ओनली द इनकम विच वी आर गेटिंग इन अवर हैंड इज नॉट ओनली अ पार्ट ऑफ इनकम टैक्सेबल. उसमें बहुत सारे और पॉइंट्स आते हैं बच्चों. सिर्फ ऐड नहीं होता है. ये मत सोचते बैठना सर और पॉइंट ऐड ही करते रहते हैं क्या. नहीं, इवन गवर्नमेंट इज अलाउइंग सम डिडक्शंस, सम एग्जेम्पशंस. हमको डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस पढ़ने पड़ते हैं. सिलेबस से जब होके गुजरोगे ना तो आपको ये समझ में आएगा. डेफिनेटली ये लाइन में लास्ट लेक्चर में बोलूंगा जब अपना टैक्स का सिलेबस खत्म होगा. जब पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा ना तो आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल आपको ये बताएगा कि सर जब हम लोग कमाने लगेंगे तो इवन आवरसेल्फ वी कैन पे टैक्सेस. आप खुद अपना रिटर्न फाइल कर सकते हो. नो नीड टू अप्रोच टुवर्ड्स एनी चार्टर्ड अकाउंटेंट. इंडिविजुअल लेवल पे आप खुद अपना रिटर्न फाइल कर सकते हो. खुद को नॉलेज मिल जाता है कि कौन से इनकम्स लेने हैं कौन से नहीं लेने हैं. तो इनकम सर वो चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास लोग क्यों जाते हैं? उस दिन वो वीडियो क्लिप में था बच्चों, मैक्सिमम businessmen used to visit office of chartered accountant with only one intention कि सर हमको आइडिया दो कि कैसे we can show our income less than what we are earning. हम जो कमा रहे उससे कम में कैसे दिखाओ, बस उसको समझने के लिए people used to visit offices of chartered accountant. बट आप एकदम फेयर और व्हाइट इनकम बताना चाहते हो तो एक कॉमन मैन इंडिविजुअल पर्सन भी अपना रिटर्न फाइल करा सकता है. खाली आपको क्या लगता है ना, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का स्टैम्प सिग्नेचर लगता है. फॉर दैट दे यूज्ड टू चार्ज 500 और 1000 और 600 डिपेंडिंग अपॉन कि आपका वो चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ रिलेशन कैसे. इज इट क्लियर? चल लेट्स मूव, आगे बढ़ते हैं बच्चों. हाँ, इनडायरेक्ट टैक्स इज अ पार्ट ऑफ योर 6M और उसमें अभी सिर्फ जीएसटी पढ़ना होता है. बट अकॉर्डिंग टू ओल्ड सिलेबस मैंने क्या क्या बोला था आपको याद दिलाता हूँ. एक्साइज ड्यूटी,
जो टैक्स होता है ऑन मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, कस्टम ड्यूटी जो टैक्स होता है ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, उसके बाद सर्विस टैक्स, उसके बाद वैट, वैट का फुल फॉर्म वैल्यू एडेड टैक्स, उसके बाद सीएसटी, सीएसटी का फुल फॉर्म सेंट्रल सेल्स टैक्स। क्लियर? इसमें 4 टाइप के टैक्स गुड्स पे थे और एक सर्विस पे था। फ्रॉम 1 जुलाई 2017, मैं जो डेट बोलता हूँ अच्छे से याद रखना, फ्रॉम 1 जुलाई 2017 इनडायरेक्ट टैक्स में बहुत बड़ा चेंजेस किया। ये पूरे 5 टाइप ऑफ टैक्स को मर्ज करके होल इंडिया इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यानी अब आपको गुड्स का प्रोविजन अलग, सर्विस का प्रोविजन अलग नहीं पढ़ना है, बोथ वेर मर्ज्ड, एक ही प्रोविजन में डाल दिए, उसको कहते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स। बट स्टिल, मैंने उस दिन यही लाइन भी बोला था, बट स्टिल एक्साइज ड्यूटी चल रहा है कुछ गुड्स पर, स्टिल कस्टम ड्यूटी इज एप्लीकेबल ऑन सम गुड्स। ये सब क्यों? क्योंकि अभी भी कुछ ऐसे गुड्स है जो जीएसटी से बाहर है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आपको, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, लीकर, दारू, टोबैको प्रोडक्ट्स, इन पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है बच्चों। इसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट का अलग टैक्स लगता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग टैक्स लगता है। अगर इस पे जीएसटी लग जाए तो रेट ऑफ टैक्स कम हो जाएगा, बट गवर्नमेंट डोंट वांट दैट। अब रिसेंटली जब सभी लीकर शॉप्स ओपन किए ना, न्यूज में था बच्चों, आई होप यू ऑल हैव सीन दैट, 50% टैक्स चार्ज हुआ। स्टेट गवर्नमेंट चार्ज 50% ऑफ टैक्सेस। 50% ऑफ टैक्सेस का मतलब समझते हो? अगर कोई गुड्स का वैल्यू 100 है, कोई गुड्स का वैल्यू पहले 100 में बिक रहा था, अब वो 150 में बिकेगा, मतलब वो 50 रुपीज का टैक्स गवर्नमेंट के पास जाएगा, सेलर के पास नहीं, रिटेलर के पास नहीं। इन ऑर्डर टू रिकवर लॉसेस इन इकोनॉमी, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि वो जनरल पब्लिक से ही वसूलना, जिनको आदत है वो लोग पे करेंगे। और वो रियली हुआ बच्चों, मैक्सिमम कलेक्शंस हुए गवर्नमेंट के पास। आप न्यूज़पेपर में देखे रहोगे, some people have spent lakhs, 2 lakhs rupees for buying liquor. Means out of that 2 lakh, you won't believe it बच्चों, more than 50% collection state government के पास गया। ऐसे कितने ही नंबर ऑफ सेल्स हुए, उसका more than 50% collections गवर्नमेंट के पास गए। ठीक है, चल इनडायरेक्ट टैक्स पे और जीएसटी पे बहुत डिस्कशन करना रहेगा बच्चों। जब जीएसटी का इंट्रोडक्शन देना रहता है ना, तो आई यूज्ड टू स्पेंड नियर अबाउट 1 आवर, 1.5 आवर मेरा स्पेंड हो जाता है इंट्रोडक्शन। अभी उस पर कोई डिटेल डिस्कशन नहीं करना है, एज इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ अवर 5th सेम। हमारे 5th सेम का पार्ट है डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में भी विल गोइंग टू डील विद इनकम टैक्स। ठीक है, तो लेट्स मूव विद अवर सेशन, आगे बढ़ते हैं। सिलेबस पर डिस्कशन करते हैं। अगर आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है उसको अच्छे से ऑब्जर्व करोगे ना, ब्रैकेट में लिखा हुआ है असेसमेंट ईयर 2020-21। दो कॉन्सेप्ट होता है, असेसमेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर। मैं डेफिनेशंस में पढ़ाऊंगा, फिलहाल अभी ध्यान देना, मार्केट में जो न्यू टेक्स्ट बुक आएगा वो टेक्स्ट बुक पे ऐसा लिखा हुआ रहना चाहिए, असेसमेंट ईयर 2020 एंड 21। कंपल्सरी बच्चों, टैक्स में वी कांट यूज ओल्ड टेक्स्ट बुक्स। टैक्स के प्रोविजंस चेंज होते एवरी फाइनेंशियल ईयर में। जो नए अमेंडमेंट्स आते हैं, विद द हेल्प ऑफ दैट अमेंडमेंट्स वी हैव टू मेक सर्टेन चेंजेस इन टेक्स्ट बुक। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि एक स्टूडेंट ओल्ड टेक्स्ट बुक नहीं यूज कर सकता। इवन लास्ट ईयर का टेक्स्ट बुक 5th सेमेस्टर का आप यूज नहीं कर सकते हो, क्योंकि उसके ऊपर लिखा हुआ रहता है असेसमेंट ईयर 2019 एंड 20, एंड वी आर इन असेसमेंट ईयर 2020 एंड 21। सर असेसमेंट ईयर मतलब जो एकेडमिक ईयर चल रहा है, जो एकेडमिक ईयर चल रहा है उसको असेसमेंट ईयर बोलते हैं बच्चों। और आपका टैक्स का सिलेबस रिवाइज्ड हुआ था 2018 में, तो इसीलिए टेक्स्ट बुक में ऐसा लिखा हुआ रहना चाहिए एज पर रिवाइज सिलेबस विद इफेक्ट फ्रॉम जून 2018। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। मैं पहले आपके सामने सिलेबस रखता हूं बच्चों,
सिलेबस पे डिस्कशन करते हैं, इंडेक्स देखते हैं, टॉपिक्स क्या क्या है. It's not possible to go through each and every topic in detail here. ये पॉसिबल नहीं कि मैं हर टॉपिक को डिटेल में अभी आपके सामने डिस्कशन करूं. सिर्फ टॉपिक्स के नाम पढ़ता हूं और थोड़ा सा आइडिया देता हूं कि ये टॉपिक में पढ़ना क्या. दिखने के लिए वो 13 टॉपिक्स है, दिखने के लिए वो 13 टॉपिक्स है, बट जब हम उससे डील करेंगे ना तो बहुत सारे टॉपिक स्किप होने वाले. मैं आपको बताऊंगा कौन से टॉपिक स्किप होने वाले. नंबर 1, इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन का सेशन हम लोग आज ही खत्म करेंगे. इंट्रोडक्शन हो भी गया बच्चों, इंट्रोडक्शन हो भी गया. पिछले 2 लेक्चर से हम लोग जो भी टैक्सेशन पे डिस्कशन कर रहे हैं ना, दैट्स अ पार्ट ऑफ ओनली इंट्रोडक्शन. ओके. नंबर 2, डेफिनेशंस. ऐसे डेफिनेशंस देखोगे तो टोटल 150 डेफिनेशंस आर देयर इन टैक्सेशन. 150, लगभग 150 डेफिनेशंस है टैक्सेशन. लेकिन 150 डेफिनेशन अगर आप पढ़ोगे तो आपको 2 साल वही पढ़ते बैठना पड़ेगा. नियर अबाउट 7 to 8 definitions are given in our syllabus. 7 to 8 definitions हमारे syllabus में दिए हुए. Even out of that, we're going to deal with only 4 or 5 definitions. बस वो 4-5 डेफिनेशन में से ही आपको एग्जाम में आएगा. क्वेश्चन नंबर 5 जो थियरी क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें दे विल गोइंग टू आस्क यू 2 to 3 डेफिनेशंस. और वो 2 to 3 कौन से होते हैं वो मैं पहले टिक करके दे सकता हूं आपको कौन से डेफिनेशंस है. ठीक है. All definitions are given under section 2 and 3. Actually 2 में दिया रहता, 3 में नहीं. आप कोई भी एक्ट को देखोगे ना, कोई भी एक्ट, आई एम नॉट सेइंग ओनली अबाउट इनकम टैक्स एक्ट. आप पिछले साल लॉ पढ़ चुके हो, अगर आपने ऑब्जर्व किया कोई भी डेफिनेशन का सेक्शन देखोगे ना, वो हमेशा सेक्शन 2 होता है. हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा बोला गया है, एवरी एक्ट जब फ्रेम होता है ना तो सेक्शन 1 में उस एक्ट के बारे में लिखने का, क्यों एक्ट कब इंट्रोड्यूस हुआ, कौन उसमें मेजर रोल प्ले किया. और सेक्शन 2 जो होता है ना, इन एवरी एक्ट यूज्ड टू बी ओनली अबाउट डेफिनेशंस. जितने भी डेफिनेशंस उस एक्ट में है, कौन से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स उस एक्ट में होते हैं, वो सभी को डिफाइन किया जाता है सेक्शन 2 में. इवन इनकम टैक्स में भी जितने डेफिनेशंस है वो सब सेक्शन 2 में. ठीक है. नंबर 3, बेसिस ऑफ चार्ज. ये प्रैक्टिकल टॉपिक है बच्चों. बेसिस ऑफ चार्ज मतलब टैक्स चार्ज करने का बेस क्या होगा, आधार क्या होगा, कौन से बेस पे टैक्स चार्ज होता है. बहुत अच्छा टॉपिक है. सेक्शन 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, उसमें से अपने काम का 5 and 6. मैं ज्यादा डिस्कशन करने की जरूरत ही नहीं है. उसमें अपने काम का सेक्शन है 5 and 6. क्या पढ़ेंगे सर बेसिस ऑफ चार्जेस में, आप हमको क्या पढ़ाएंगे. तो मैंने उधर राइट साइड में लिखा, देखो, रेसिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम. बिफोर डीलिंग विथ इनकम टैक्सेबल है नॉन टैक्सेबल है, उससे पहले जानना ये जरूरी है कि जिस पर्सन पे आप टैक्स चार्ज कर रहे हो वो इंडिया का रेसिडेंट है कि नहीं है. आपने सुना होगा सर वो एनआर है, एनआरआई बोलते हैं ना, एनआरआई. एनआरआई मतलब नॉन रेसिडेंट इंडियन. किसको हम नॉन रेसिडेंट इंडियन बोलते हैं? अगर आप के मन में ऐसा जवाब आ रहा है, हाँ सर जो इंडिया के बाहर रहते हैं हम उनको एनआरआई बोलते हैं, तो टू सम एक्सटेंट दैट इज करेक्ट. एनआरआई का मतलब ये नहीं होता कि सर पीपल हु आर स्टेइंग आउटसाइड इंडिया वो सब एनआरआई. सर वो एकदम गोरे हैं, एकदम काले हैं, जो बाहर वाले रहते हैं हम उनको एनआरआई बोलते हैं. ऐसा नहीं बच्चों. इवन अ पर्सन हु इज इंडियन, सर एक आदमी जो इंडियन है, उसके पास राशन कार्ड है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वो भी एनआरआई बन सकता है, नॉन रेसिडेंट बन सकता है. एंड जो दिखने में एकदम गोरा है, फॉरेनर्स लगता है सर, एकदम ब्लैक है, अफ्रीकन लगता है सर, वो भी इंडिया का रेसिडेंट बन सकता है. क्यों, कैसे, वो उस टॉपिक में डिटेल में पढ़ेंगे. फिलहाल जो मैंने बोला वो याद रखना. जब मैं सम कराता रहूंगा तो ये लाइन आपको याद आना चाहिए कि सर ने ऐसा बोला था. सिटीजनशिप डजंट मैटर्स. सिटीजनशिप मैटर नहीं करता है बच्चों.
मेरे पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, वो सब मायने नहीं रखता है। टैक्स डिपार्टमेंट को सिर्फ इतना मालूम रहना चाहिए कि वो रेसिडेंशियल है, इंडियन रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है। मींस व्हाइल चार्जिंग टैक्स इट इज अ मैंडेटरी पर्सन शुड बी रेसिडेंट इन इंडिया। कोई फॉरेनर इंडिया का रेसिडेंट भी हो सकता है और इंडिया में नॉन रेसिडेंट भी हो सकता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है सर आप हमको कंफ्यूज कर रहे हो, तो लेट इट बी, व्हेन वी गोइंग टू डील विद द टॉपिक आपको कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर कर दूंगा मैं। ठीक है, ये तो हो गया रेसिडेंशियल स्टेटस। एंड व्हाट अबाउट स्कोप ऑफ टोटल इनकम? सर व्हाई दैट कॉन्सेप्ट इज गिवन, स्कोप ऑफ टोटल इनकम? बच्चों स्कोप ऑफ टोटल इनकम का मतलब होता है इनकम विच आई हैव अर्नड, वेदर इट इज टैक्सेबल इन इंडिया और नॉट। मान लेता हूं, एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं, मैं आंसर नहीं दूंगा बच्चों, मैं आंसर नहीं दूंगा, खाली एक क्वेश्चन मार्क आपके माइंड में क्रिएट करके रखता हूं कि हम लोग इस टॉपिक में ऐसे पॉइंट पढ़ने वाले। अगर मैं आंसर बता दूं तो मुझे उस सेक्शन के साथ डील करना पड़ेगा, लाइक सॉल्विंग प्रॉब्लम जैसा हो जाएगा। बट आई वांट टू क्रिएट अ क्वेश्चन इन योर माइंड कि आपको समझ में आना चाहिए हम लोग इस टॉपिक में क्या पढ़ने वाले। स्कोप ऑफ टोटल इनकम में क्या पढ़ेंगे? एग्जांपल, अ क्रिकेटर हु इज प्लेइंग इन आईपीएल बट ही इज नॉट एन इंडियन। एक फॉरेन क्रिकेट प्लेयर आईपीएल में पार्टिसिपेट कर रहा, इंडियन प्रीमियर लीग में, जो कुछ इनकम उसने अर्न किया फ्रॉम फ्रेंचाइजेस, मान लो 4 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, वॉट एवर में भी, जितना भी फीस उसको मिल रहा है, ही इज नॉट एन इंडियन। मैं क्रिस गेल की बात करता हूं, वेस्ट इंडियन प्लेयर, क्रिस गेल की बात करता हूं सर। मान लो 10 करोड़ का उसका रेट है एंड ही गॉट 10 करोड़ फ्रॉम दैट ओनर। और जब आईपीएल कंप्लीट हो जाएगा वो अपनी कंट्री चला जाएगा पैसा लेकर। नाउ क्वेश्चन रेजेस दैट सर वो क्रिस गेल रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है? तो उसका आंसर आपको अभी नहीं समझ में आएगा, जब हम लोग रेसिडेंशियल स्टेटस के नॉर्म्स पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। बट नाउ क्वेश्चन रेज्ड कि सर वो इनकम जो उसने अर्न किया बाय प्रोवाइडिंग सर्विस इन दैट पर्टिकुलर इवेंट ऑफ आईपीएल इन इंडिया, वो इनकम पे टैक्स इंडियन गवर्नमेंट चार्ज करेगी या नहीं करेगी? भले अगर आप सब मन में बोल रहे हो चार्ज करेगी सर, चार्ज करेगी, तो टू सम एक्सटेंट इट इज करेक्ट, लेकिन मैं सेक्शन पढ़ाऊंगा तो और बहुत कुछ क्लियर होगा। दिस इज वन एग्जांपल, दिस इज वन एग्जांपल। एक और एक एग्जांपल देता हूं, स्कोप ऑफ टोटल इनकम में क्या पढ़ने का। एन इंडियन जिसके पास राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड सब है, बट वो दुबई में काम करता है, होल ईयर ही अर्नड इनकम देयर, उसने पूरा साल भर उधर रह के कमाई किया, एंड he sent that money to his family member. Now, इंडियन गवर्नमेंट को अधिकार है क्या उस इनकम पे टैक्स चार्ज करने का? इनकम विच अर्नड इन फॉरेन कंट्री बट वी आर यूजिंग दैट अमाउंट इन इंडिया, तो क्या इंडियन गवर्नमेंट को राइट है क्या उसके ऊपर टैक्स चार्ज करने का? तो उसका भी आंसर आपको मिलेगा सेक्शन 5 से, जब हम लोग स्कोप ऑफ टोटल इनकम पढ़ेंगे। ठीक है, देखो बच्चों मैंने 2 एग्जांपल दिया, इंडिया में कमाया बाहर लेके गया, बाहर कमाया इंडिया में लाया। मैंने 2 एग्जांपल आपके सामने क्रिएट करके रखा, जब स्कोप ऑफ टोटल इनकम पढ़ाऊंगा तब डेफिनेटली वो कॉन्सेप्ट आपके सामने क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो बच्चों जो टैक्स पढ़ोगे ना, ये सब प्रैक्टिकल लाइफ में यूज होने वाले कॉन्सेप्ट है। इसमें कुछ ऐसा नहीं पढ़ने वाले जो थियरी रह जाएगा सर मेरे को रियल लाइफ में यूज होने वाला नहीं। एवरीवन इन देयर लाइफ विल गोइंग टू अर्न इनकम। आप भी फ्यूचर में कमाई करने वाले हो, वो सैलरी सोर्स से हो सकता है, बिजनेस सोर्स से हो सकता है, तो यू मस्ट हैव अ नॉलेज ऑफ दीज बेसिक थिंग्स। ये सभी बेसिक चीजों का नॉलेज होना बहुत जरूरी है बच्चों। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। टॉपिक नंबर 4, इनकम एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। इनकम exempted from tax, section 10. This means
ऐसे कुछ इनकम्स है जिस पे टैक्स लगता ही नहीं, उसको कहते हैं एग्जेम्प्टेड इनकम। फिर से सुनना, एग्जेम्प्टेड वर्ड का मतलब होता है नॉट टैक्सेबल। बहुत सिंपल वर्ड में नॉट टैक्सेबल। तो ये टॉपिक का नाम क्या बन गया? इनकम नॉट टैक्सेबल फॉर टैक्स। सेक्शन 10 में बहुत बड़ा लिस्ट है बच्चों, बहुत बड़ा लिस्ट है। रियलिटी में अगर सेक्शन 10 देखने जाओ ना बच्चों, एक अलग से बुक बनता है, एग्जेम्पशन के लिस्ट का एक अलग से बुक बनता है। बट हमको सब एग्जेम्पशंस नहीं पढ़ने, जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड होगा हम लोग वही एग्जेम्पशंस पढ़ेंगे। सभी एग्जेम्पशंस को डिटेल में देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है? चलो, हाँ एक बात और मैं एग्जांपल देता हूं। इन इंडिया इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर, फार्मर्स जो इनकम कमाते हैं ना फ्रॉम एग्रीकल्चर, वो इनकम एक एग्जांपल है कि इनकम एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। इनकम एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स में बहुत बड़ा लिस्ट है, मैंने एक सिंपल से एग्जांपल दिया आपको। एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 1। आप बहुत कुछ एग्जांपल्स पढ़ोगे। लेट्स मूव टुवर्ड्स टॉपिक नंबर 5, हेड्स ऑफ इनकम। बच्चों ये टॉपिक में कुछ नहीं है, मैं तो इस टॉपिक को कैंसिल ही कर देता हूँ। ये टॉपिक में खाली बता रहा है जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि इनकम कहाँ कहाँ से अर्न किया जाता है। अगर आप विजुअलाइज करोगे तो मैंने बोला एक पर्सन चार्टर्ड अकाउंटेंट कहाँ कहाँ से पैसा कमा रहा है। एज अ एम्प्लॉय सैलरी, एज अ प्रॉपर्टी ओनर रेंट कमा रहा है। तो वो जो भी मैंने एरो मार्क के थ्रू बताया था ना बच्चों, उसी को एक्सप्लेन किया गया पूरे टॉपिक में, हेड्स ऑफ इनकम सेक्शन 14। उसको डील करने की जरूरत नहीं है, नो नीड टू डील विद दैट टॉपिक। तो मैं टॉपिक नंबर 1 और टॉपिक नंबर 5 स्किप कर दूंगा। तो अब आ जाओ हेड्स पे। हेड्स पे बोलो तो जो 5वें नंबर में बोला ना हेड्स अलग अलग है, अब वो अलग अलग हेड का टॉपिक बनाया गया। नंबर 1 सैलरी, नंबर 2 इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, ये कैंसिल है बच्चों, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज कैंसल्ड है। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी नहीं पढ़ना है क्योंकि वो अदर सोर्सेस में आ जाता है। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी के जो प्रोविजंस है वो अदर सोर्सेस में आ जाता है। नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सेक्शन 22 से लेकर 27। प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, इसमें बहुत सारे सेक्शंस है और बहुत बड़ा टॉपिक है बच्चों। इसको दो फॉर्मेट के थ्रू पढ़ूंगा मैं, मतलब उतना टेक्स्ट बुक का थियरी पढ़ते बैठेंगे तो बहुत टाइम जाता है। दो फॉर्मेट दूंगा, फॉर्मेट के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा। अगर फॉर्मेट समझ में आ गया तो समझ जाना पूरा टॉपिक का थियरी समझ में आ गया, ऐसा है वो। टॉपिक नंबर 10 कैपिटल गेन। कैपिटल गेन मतलब कोई एसेट्स बेच के जो गेन होता है उसके बारे में। नंबर 11 इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, मैंने आपको उस दिन बताया था अगर मैं कुछ कमा रहा हूं, इफ आई एम अर्निंग समथिंग, तो मैं उसको सैलरी नहीं बोल सकता हूं, मैं उसको रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं बोल सकता हूं, मैं उसको बिजनेस का प्रॉफिट नहीं बोल सकता हूं, मैं उसको कैपिटल गेन नहीं बोल सकता। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है ठीक है, तो अगर इन चारों में उसको कोई नाम नहीं दे सकता है ना, तो मैं नाम देता हूं उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। मींस एनीथिंग इफ यू हैव अर्नड। सर एक भिखारी भी भीख मांग के जो कमा लेता है, इफ ही इज अर्निंग मोर देन ₹5 लाख इन अ ईयर, एक साल में 5 लाख रुपए से ज्यादा कमा लेता है, तो ही इज ऑल्सो एलिजिबल फॉर टैक्सेशन, वो भी एलिजिबल है टैक्स के लिए। हाँ बट क्वेश्चन रेज होता है सर अभी वो भीख मांग के जो कमाया उसने, उसको मैं कौन से हेड में डालू? सैलरी में डालू क्या, रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में डालू क्या, गेन फ्रॉम बिजनेस में डालू क्या, कैपिटल गेन में डाल दू? तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है नहीं भाई, ये चारों में सूट नहीं होता है, तो उसको कोई अलग हेड का नाम देते ही नहीं हम लोग। सच इनकम विच आर नॉट अ पार्ट ऑफ अबाउ 4 हेड्स, जो इनकम ऊपर के 4 हेड में नहीं आता है वो उठा के किधर डालने का? अदर सोर्सेस में, ठीक है? बहुत सारे एग्जांपल्स होंगे, फॉर्मेट के थ्रू डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक नंबर 12 डिडक्शंस टू बी मेड इन कंप्यूटिंग टोटल इनकम। याद होगा बच्चों लास्ट लेक्चर में ग्रॉस टैक्सेबल इनकम आने के बाद, ग्रॉस टैक्सेबल इनकम आने के बाद मैंने नीचे लिखवाया था लेस डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 ए सेक्शन 80। मैंने टोटल 7 पॉइंट्स लिखवाए थे उधर। अब यहां पर ध्यान देना जरा, वो है कि नहीं। सबसे पहले 80C लिखवाया था, इधर 80A भी लिखा है। 80A हमको नहीं करना है, 80A हमको नहीं करना है। क्या क्या करना है सुनो, 80C, 80CCC, 80CCE भी नहीं करना है हमको, 80CCE भी नहीं करना है हमको। उसके बाद 80D, 80DD,
ATE, ATU, ATTT, टोटल 7 सेक्शंस पढ़ने हैं हमको। और उसके बाद लास्ट टॉपिक का नाम है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। बच्चों कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम का मतलब ऊपर जो टॉपिक्स पढ़े ना, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, उन सबका कॉम्बिनेशन करके, मिक्सचर करके एक टॉपिक बनाते हुए, एक नया टॉपिक बनाते हुए, मतलब एक क्वेश्चन बनता है, एक क्वेश्चन बनता है जिसमें सैलरी के पॉइंट्स होंगे, अदर सोर्स के पॉइंट होंगे, या तो बिजनेस का पॉइंट होगा, अदर सोर्स का पॉइंट होगा, और कुछ डिडक्शंस होंगे। ऐसे एक क्वेश्चन बनाया जाता है, उसको कहते हैं कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। टॉपिक नंबर 6 से लेकर टॉपिक नंबर 12 तक, टॉपिक नंबर 6 से लेकर टॉपिक नंबर 12 तक जो भी हम लोग पढ़े ना, उसका मिक्सचर बना के, उसका खिचड़ी बनाकर एक क्वेश्चन बनाया जाता है, एंड दैट वन क्वेश्चन विल गोइंग टू बी कॉल्ड एज कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। उस एक क्वेश्चन को हम लोग बोल सकते हैं कि वो कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। इज इट क्लियर? आज समझ में सिलेबस? बच्चों में इसमें से जो जो अपने काम का नहीं है, उसके बारे में कुछ टिक करके रखता हूं, जरा ध्यान देना। क्या क्या नहीं बोला मैंने आपको, क्या क्या हमको डिस्कस नहीं करना है। जस्ट अ मिनट। क्या क्या नहीं करना है बताता हूं। इंट्रोडक्शन नहीं करना है, उसके बाद हेड्स ऑफ इनकम नहीं करना है, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी नहीं करना है, उसके बाद ATA नहीं करना है, उसके बाद ATCCA भी नहीं करना है हमको। ठीक है, बाकी सब हमारे सिलेबस का पार्ट है। और एक बात, वो जो 10th टॉपिक है ना, कैपिटल गेन, इट्स अ ऑप्शनल टॉपिक। कैपिटल गेन इज एन ऑप्शनल टॉपिक, एकदम लास्ट में पढ़ाता हूं, सिर्फ 2 लेक्चर का काम होता है। लेकिन वो 2 लेक्चर में जो बच्चे सीख जाते हैं ना, दे यूज टू से दैट सर कैपिटल गेन हम लोग एग्जाम में जरूर करके आएंगे, बिकॉज एक 15 मार्क्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इट विल गोइंग टू नीड ओनली 5 to 7 मिनट्स, और वो भी 100% करेक्ट आंसर निकलता है। लेकिन उस कैपिटल गेन को अगर हम लोग पहले पढ़ के रखोगे ना, तो आप बाद में भूल जाओगे, उसका कोई सेंस नहीं बनता। देयरफॉर विल गोइंग टू गिव इंपॉर्टेंस टू कैपिटल गेन एट लास्ट, एकदम लास्ट में। ठीक है, तो आप एक काम करना बच्चों, ये जो सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो।